नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन की क्विज करेंगे, जो कि एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर जो सीरीज चल रही है सामान्य अध्ययन की क्विज की, उसका अगला भाग है, अर्थात पार्ट 5 है। ये टेस्ट 5 होगा, ठीक है। इससे पहले हम 4 टेस्ट कर चुके हैं और यह वन लाइनर क्विज है, वन लाइनर टेस्ट है। इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद 5 से 10 सेकेंड का लगभग समय आपको मिलेगा। उसमें आपको उसका आंसर आप सोचिए क्या हो सकता है, फिर मैं आपको उसका सही आंसर स्क्रीन पर बताऊंगा। इस वन लाइनर क्विज के माध्यम से, वन लाइनर टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को वास्तविक रूप से परख सकते हैं, ठीक है, कि बिना ऑप्शंस के आपको प्रश्नों के उत्तर याद हैं या नहीं। वैसे तो एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ सकता है यदि बिना ऑप्शंस के आप आंसर क्वेश्चंस का दे पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम जैसे आईबीपीएस या एसबीआई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं बैंक एग्ज़ाम्स में आए हुए, उन प्रश्नों को हमने हल किया है उन वीडियोज़ में। महत्वपूर्ण प्रश्नों को, डेटा इंटरप्रिटेशन की अलग से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रश्नों की, कि कैसे आप शॉर्टकट के माध्यम से कम समय में जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है और सामान्य अध्ययन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज का टेस्ट हम शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, सोचिए आप, फिर मैं इसका सही आंसर आपको स्क्रीन पर बताता हूं। तो इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और साथ ही साथ उसमें भारतीयों को जो है प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति भी इस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई थी और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी गवर्नर जनरल को दी गई विशेष परिस्थितियों में, संकटकालीन स्थिति में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को बजट के प्रावधानों पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? क्या होगा इसका सही आंसर? किस एक्ट के तहत बहस करने का अधिकार दिया गया सदस्यों को? तो इसका आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके द्वारा सदस्यों को नियमों के अंतर्गत प्रश्न पूछने की का जो है अधिकार भी दिया गया। वो प्रश्न भी पूछ सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता और बलात् श्रम का भी प्रतिषेध किया गया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। ओके, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ये दोनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और दोनों ही क्या अधिकार देते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया गया है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 331। ठीक है, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो 2 सदस्यों को। और कब? जबकि पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में ना हो। आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में ना हो, तब राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है या प्रदान की गई है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यह क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। केवल मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य, इन केवल यही नहीं, अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान किया गया है? विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य की जो विधानसभा हैं उनमें मिनिमम 60 सदस्य और मैक्सिमम 500 सदस्य या प्रतिनिधि जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, और किंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है सदस्य जो मिनिमम कम से कम 60 होने चाहिए वो उससे कम भी हैं, जैसे गोवा है, सिक्किम है। ठीक है, और अन्य कुछ राज्य हैं, मिजोरम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की गई? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, इसमें इस प्रणाली में राजस्व वसूली का जो अधिकार था या जिम्मेदारी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। ठीक है, और प्रशासनिक जिम्मेदारी जो थी वो जो वहाँ के शासक थे उनके पास थी, बंगाल के। ठीक है, और बाद में इस प्रणाली का अंत जो किया था वो किसने किया था? 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। मंगलौर की संधि कब व किनके मध्य हुई? क्या आंसर होगा इसका? तो मंगलौर की संधि कब व किनके मध्य हुई? तो मंगलौर की संधि हुई थी टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य। और कब हुई? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता में एक ही खेत में 2 या अधिक फसल उगाने के साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? एक ही खेत में 2 फसल या उससे अधिक फसल उगाने के जो साक्ष्य हैं वो किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है कालीबंगा। कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। ओके, अगला प्रश्न है मौर्य काल में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? मंडल थे, जो मौर्य काल में जो मंडल थे वो मंडल जिलों में विभक्त थे। तो जो जिले थे उनको किस नाम से जानते थे? जिलों का अन्य नाम होता था
आहार या विषय। और जिलों के जो प्रमुख अधिकारी थे उनको क्या कहते थे? स्थानिक कहते थे या विषयपति कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, इसका आंसर सोचिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किए? गुप्त काल में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किए? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रारंभ किए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक कालीन नदी अस्किनी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्किनी जो नदी है ऋग्वैदिक काल की, उसको वर्तमान में आधुनिक समय में किस नाम से जानते हैं? उसका आधुनिक नाम क्या है? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है चिनाब। चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक काल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक काल में श्रेष्ठ लोगों की संस्था को क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? श्रेष्ठ लोगों की संस्था को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो इकाइयां थी उस समय, प्रशासनिक सभा और समिति। तो जो समिति थी उसको श्रेष्ठ लोगों की संस्था कहा जाता था। ठीक है, और जो समिति थी उसको राजा को चुनने का अधिकार था और राजा को पद से हटाने का अधिकार भी प्राप्त था समिति को। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन से, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? सोचिए इसका आंसर क्या होगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये किस पर्वत श्रेणी में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आता है एंडीज पर्वत श्रेणी में। किस में आता है? एंडीज पर्वत श्रेणी में। और ये अवस्थित कहाँ है? इक्वाडोर में। कहाँ पर है? इक्वाडोर में अवस्थित है ये। ठीक है, ये ज्वालामुखी। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है, एस्किमो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? एस्किमो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? या ये पूछ सकते हैं प्रश्न में कि मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है एस्किमो जनजाति? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ये मुख्य रूप से टुंड्रा प्रदेश जो हैं, जहाँ पर उच्च अक्षांश में स्थित जो क्षेत्र हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, कनाडा का जो उच्च अक्षांश के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर यह जो है जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर सोचिए क्या होगा। तुंगभद्रा एवं घाटप्रभा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा एवं घाटप्रभा किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्या आंसर होगा इसका? सोचिए। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी। किस नदी की सहायक नदियां हैं ये? कृष्णा नदी की। ठीक है, तुंगभद्रा एवं घाटप्रभा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसका आंसर सोचिए क्या होगा। पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह किस राज्य में अवस्थित है? सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कहां अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, भौतिक राशि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, फिजिक्स में महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक जो है वो याद होने चाहिए। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, इसका मात्रक। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, डोलोमाइट एवं कार्नेलाइट किस धातु के अयस्क हैं? डोलोमाइट एवं कार्नेलाइट किस धातु के अयस्क हैं? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है
मैग्नीशियम। किस धातु का अयस्क हैं ये? मैग्नीशियम के। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम हो गया, ठीक है, और उसको किस साधारण नाम से जाना जाता है, ये जो है हमें आंसर में बताना है। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल में जब इसको घोल दिया जाता है तो ये दूध जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? दूध जैसा, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और आज के वीडियो का, आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अर्थात जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या होगा आंसर? उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये महत्वपूर्ण 21 प्रश्न आज हमने देखे, इनका अभ्यास किया। उम्मीद करता हूं आपको इस क्विज से, इस टेस्ट से फायदा होगा। यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई गलती हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है और सही आंसर ये होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर बनी हुई प्लेलिस्ट के माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। और RO उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के RO एग्ज़ाम या आने वाली अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स के प्रश्न पत्र जो है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, यदि आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र यदि सिलेबस में है तो आप सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।